नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। हिजब हमलों के बाद स्पेशल अलर्ट पर है आईडीएफ सेना प्रमुख पहुंचे हैं लेबनान बॉर्डर पर। इजरायली डिफेंस फोर्स की लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। नेतन्याहू के साथ सेना प्रमुख की आपात बैठक भी हुई है। उत्तरी इजराइल में तैनात है अतिरिक्त डिफेंस सिस्टम। अरब में महासंग्राम शुरू हो चुका है। ये जंग अब पूरे अरब में फैलने वाली है। हिजबुल्लाह सहित बाकी प्रॉक्सी संगठनों के 5 लाख लड़ाके इजराइल के साथ जंग के लिए तैयार हैं। ये वही लड़ाके हैं जिन्होंने बरसों बरस सीरिया, लीबिया और इराक में अमेरिका के साथ जंग लड़ी है। नसरल्लाह ने इजराइल के अहम ठिकानों की मैपिंग पूरी कर ली है और लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। इसके साथ ही इजराइल ने बॉर्डर पर अपनी सेना को तैनात कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 11 जुलाई को इजराइल के 3 बड़े पोर्ट पर मिसाइल हमले किए हैं और इजराइल पर हिजब के इस हमले को वर्ल्ड वॉर 3 का अरब पर्ल हार्बर माना जा रहा है। جميع خاصات 23 بنداء لبيك يا غزة. اتكل على الله حبيبي. الله أكبر. लेबनान इजराइल सीमा ब्लू लाइन 2000 और इस पर घात लगाए हिजबुल्लाह के लड़ाके। 10 जुलाई को ऑपरेशन डिजाइन हुआ और 11 जुलाई की सुबह हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल दहल उठा। हिजबुल्लाह ने 11 जुलाई की सुबह पहला फायर किया और उत्तरी इजराइल की आबादी में एक मकान उड़ा दिया। हिजबुल्लाह लड़ाकों के बैरल से दूसरा रॉकेट निकला और इजराइल की सैन्य चौकी ध्वस्त हो गई। और इसके बाद रॉकेट और मिसाइलों की अनगिनत बरसात होने लगी। जिस जंग की आशंका से अमेरिका और इजराइल चिंतित थे वो शुरू हो चुकी है और इस जंग के लाइव प्रसारण के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला चैनल है TV9 भारतवर्ष। इस समय TV9 आ पहुंचा है उस एपिसेंटर पर, उस जगह पर जिसे विश्व युद्ध का एपिसेंटर भी कहा जाने लगा है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा। इस समय हम मौजूद हैं लेबनान की राजधानी बेरूत में। इजराइल पर अब से पहले हिजबुल्लाह ने इतने बड़े हमले नहीं किए थे। 11 जुलाई की सुबह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों की बरसात कर दी। पहली बार हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 किलोमीटर के अंदर तक हमले किए। उत्तरी इजराइल के माउंट हरमोन, गैलिली के माउंट मेरोन, उत्तरी इजराइल के माउंट तबोर और पश्चिमी इजराइल के माउंट अरबेल तक हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। इजराइल के 5 शहरों को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया है। हिजबुल्लाह के 27,000 से ज्यादा लड़ाके इजराइल बॉर्डर पर तैनात हैं और रॉकेट लॉन्चर से लगातार हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ RPG, मैनपैड, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टाइप 36-107 mm रॉकेट हमले किए हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने इतने बड़े हमले पहले कभी नहीं किए। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा है कि इजराइल अपनी पूरी ताकत लगा चुका है। अब हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी पूरी शक्ति के साथ तैनात हैं। इजराइल को जंग के अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए।
हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल के कई सैन्य बेस, सर्विलांस और रेडार सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। जुलाई के हमलों में इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह का एक रॉकेट बेत हेमचेस में गिरा। इस हमले में इजरायली वॉच टावर पर तैनात इजरायली सैनिक जख्मी हो गया। हिजबुल्लाह ने बाशान डिवीजन की बैरकों पर भी हमले किए। इन हमलों में कई इजरायली सैनिकों के घायल होने की रिपोर्ट है। हिजबुल्लाह के इन हमलों को इजराइल और लेबनान जंग की शुरुआत माना जा रहा है और इस जंग की कवरेज के लिए TV9 भारतवर्ष लेबनान पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह हर रोज लेबनान पर सैकड़ों अटैक करता है। आज भी करीबन 100 से ज्यादा कहा जा रहा है कि मिसाइलें और ड्रोन की मदद से सदर्न लेबनान से इजराइल के इलाकों में अटैक किए गए, खासतौर पर गैली के इलाकों में। इजराइल के खिलाफ 11 जुलाई को शुरू हुई इस जंग में प्रॉक्सी संगठनों के गठबंधन ने हमले किए हैं। देखिए किस संगठन ने इजराइल के खिलाफ कहां मोर्चा खोला और इन हमलों में इजराइल के कौन से अहम ठिकाने तबाह हुए। हिजबुल्लाह सहित उसके सहयोगी संगठन इजराइल पर हमले कर रहे हैं। अब तक अशदोद पोर्ट पर हमले नहीं हुए थे, लेकिन 11 जुलाई को हिजबुल्लाह के सहयोगी मिलिटेंट संगठन इराकी रेजिस्टेंस ने अशदोद पोर्ट पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में इजरायली पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान होने की रिपोर्ट है। इससे पहले 9 जुलाई को भी यही हुआ। इस दिन हाइफा पोर्ट पर इराकी रेजिस्टेंस के ड्रोन हमले हुए। 9 जुलाई को ही इराकी रेजिस्टेंस के ड्रोन इलात पोर्ट पर भी गिरे। इराकी रेजिस्टेंस के हमले से पोर्ट पर कई इजरायली जहाजों को नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह और इराकी रेजिस्टेंस के साथ साथ 11 जुलाई को हूती ने भी यमन से हमले किए। हूती फोर्सेस ने लाल सागर में एंटी शिप फायर की। इन मिसाइलों का टारगेट लाइबेरियाई झंडे वाला मालवाहक जहाज बना। इससे पहले 9 जुलाई को हूती ने 2 मालवाहक जहाजों पर मिसाइल हमले किए थे। इन हमलों में इजराइल और यूएस के एक मालवाहक जहाज को नुकसान हुआ। ईरान ने अरब के शिया प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई बढ़ा दी है और इसी के साथ इजराइल के खिलाफ मल्टी फ्रंट वॉर शुरू हो गया है। इजराइल पर सबसे बड़े हमलों के बाद सेना अलर्ट पर है। इजरायली सेना प्रमुख हारजी हालेवी खुद लेबनान से सटी सीमा पर पहुंचे हैं। सेना प्रमुख के बॉर्डर पर पहुंचने का मतलब माना जा रहा है कि इजराइल लेबनान पर हमले को तैयार है। इजराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इजरायली वायुसेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम वर्षा शुरू कर सकती है। इजरायली सेना प्रमुख ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। של האויב שלך קשה, אל תסתובב. תקשה על עבוד, אנחנו מקשים גם כדי לפרק יותר, ואנחנו מקשים גם כדי להעלות את הסיכויים, להגיע בתנאים טובים, להחזיר את החטופים, זה עניין מאוד מאוד משמעותי. इजरायली हमले की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का पूरा ऑपरेशन डिजाइन कर लिया है। हिजबुल्लाह की ड्रोन फोर्सेस ने इजराइल के अहम ठिकानों की रेकी पूरी कर ली है। हिजबुल्लाह ने अपने सैन्य सर्वेक्षण ड्रोन हुदहुद से ये रेकी की है। अब हिजबुल्लाह इजराइल के अहम ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू करने वाला है। ये हुदहुद ड्रोन से ली गई इजराइल के ठिकानों की वीडियो फुटेज है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कर्टन मिरर, शलागिम साइट, सलाह अल शरीक, अबिताल साइट के इंटेलिजेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम के वीडियो जारी किए हैं। इसके साथ ही तल अल फराज साइट का वीडियो जारी किया है।
इजरायली कमान हेडक्वार्टर मालिम गोलानी बैरक, किला तकनीक, अल अलैक बैरक, नाफा बेस, सुबार बेस और कातानिया तकनीक की रैकी पूरी कर ली है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के आर्मी बेस, लोअर केबल कार स्टेशन सहित इजरायली सेना के इन्फेंट्री बेस हबुशित साइट का भी वीडियो जारी किया है। इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग की तैयारी के लिए ईरान ने भी तैयारी पूरी कर ली है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि हिजबुल्लाह पर हमला हुआ तो इजरायल ईरान का सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। हिजबुल्लाह ने ऐलान जंग कर दिया है और इस जंग को अरब विनाश का ट्रिगर माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर ज़ैपोरिज्जिया से। ज़ैपोरिज्जिया में रूस ने विध्वंसक हमला किया है। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमला किया गया। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया है। तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महाविनाश का अब तक का सबसे बड़ा सायरन बज उठा है। ये सायरन तब बजा जब यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल और ड्रोन से रूस के 10 प्रांतों को दहला दिया। यूक्रेन ने रूस के अंदर अब तक का सबसे बड़ा काउंटर अटैक उस वक्त किया जब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री स्टार्मर ने ऐलान कर दिया कि यूक्रेन ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो से रूस में कहीं भी हमले कर सकता है। इसके बाद यूक्रेन ने रूस में महावज्रपात किया। सवाल यही है कि क्या रूस में यह विध्वंस तीसरे विश्व विनाश का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। रूस में यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन ने पहली बार एक साथ ही रूस के 10 शहरों में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़का दी है। रूस के अंदर यूक्रेन का ये वो हमला है जो तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। रूस इसका बदला न सिर्फ यूक्रेन से लेगा बल्कि नेटो का अस्तित्व मिटा सकता है। रूस के 10 शहरों में एक साथ उसी वक्त धमाके हुए। रूस की धरती उस वक्त पूरी तरह से दहल गई जिस वक्त अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में नेटो की समिट हो रही थी। नेटो रूस को काउंटर करने के लिए प्लान बना रहा था। ठीक उसी वक्त यूक्रेनी फोर्स ने रूस में अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचा दी। नेटो समिट के बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी धरती पर हमले करने की छूट दे दी है। अमेरिका और नेटो यूक्रेन को ATACMS मिसाइल से भी हमला करने की छूट देने पर विचार कर रहे हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कह दिया है कि यूक्रेन स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकता है। यूक्रेन ब्रिटिश मिसाइल का इस्तेमाल जिस तरह से करना चाहे कर सकता है। मतलब ये कि ब्रिटेन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। यूक्रेन ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो से रूस के अंदर किसी भी जगह धमाके कर सकता है। नेटो के नए आशीर्वाद और ब्रिटेन की छूट के साथ ही ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले बुलंद हो गए हैं। We want to kill Putin at this moment. And of course, all of them, all of us, we wanted
very much. Really. नेटो समिट में शामिल होने पहुंचे ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन में ऐलान कर दिया कि वो पुतिन को खत्म कर देंगे। तो ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस की धरती को जलाना शुरू कर दिया। रूस के अंदर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमले शुरू हो गए। 20 घंटे के अंदर रूस में जिस तरह के हमले किए हैं वो रूस के अंदर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया में 9 हमले किए, लिहाजा 6 इमारत में आग लग गई। 2 हथियार डिपो भी भस्म हो गए। सेंट पीटर्सबर्ग में 11 ड्रोन विस्फोट हुए। हमले में 2 फैक्ट्री और 4 गैस स्टेशन जल गए। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने 13 धमाके किए। 3 हथियार फैक्ट्री और 5 एनर्जी ठिकाने ध्वस्त हो गए। वोल्गोरोद में यूक्रेन ने 7 हमले किए। 2 पेट्रोल पंप में आग लग गई। 3 रूसी सैन्य ठिकानों का वजूद मिट गया। रोस्तोव में यूक्रेन ने 16 हमले किए। विस्फोट की वजह से 4 पावर स्टेशन और 3 हथियार गोदाम तबाह हो गए। वोरोनिश में 3 ब्लास्ट हुए। हमले की वजह से 1 S-300 और 2 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए। क्रोस्नोयार्स्क में 6 बार हमले हुए। 3 इमारतों में आग लग गई। 2 पावर स्टेशन भी धधक उठे। यूक्रेन ने सिर्फ रूस के अंदर ही बड़े हमले नहीं किए बल्कि युद्ध के मैदान में भी रूसी सेना को बड़ा जख्म दे दिया। डिप्रो में यूक्रेन ने रूसी सेना के 15 बोट को तबाह कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। यूक्रेन ने खेरसोन में ड्रोन हमला कर रूस की इन्फेंट्री और हथियार को जला दिया। यूक्रेनी फाइटर जेट ने रूस के ठिकानों पर हाई प्रिसिशन बमों की बरसात की। रूस के 3 ठिकाने खत्म हो गए। खार्किव में यूक्रेन ने रूस के फील्ड हथियार डिपो को बमबारी कर तबाह कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी हमले में रूस का बीएमपी भस्म हो गया। युद्ध के मैदान में यूक्रेन ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया उससे रूसी सेना को बड़ा झटका पहुंचा है। यूक्रेन का दावा है कि 24 घंटे में उसने रूस के 1200 सैनिकों का संहार कर दिया। वहीं 2 हफ्ते में रूस के 30 टैंक, 12 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। इसके बाद रूस क्रोध से भर गया है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है कि अब या तो यूक्रेन का अंत होगा या फिर नेटो समाप्त होगा। उनकी सेना ने नेटो के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी भी तेज कर दी है। रूस का पहला टारगेट है ब्रिटेन। रूसी सेना लंदन को खत्म कर सकती है। अगर लंदन पर हमला हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेस्क में रूसी सेना का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। यूक्रेनी ठिकानों पर T-80 टैंक से हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन के 17 सैनिक मारे गए हैं। रूस यूक्रेन जंग के 29 महीने के बाद यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुराद पूरी होने वाली है। किसी भी वक्त यूक्रेन में F-16 लड़ाकू विमानों की एंट्री होने वाली है और जानते हैं इस बार नेटो के कई देश F-16 फाइटर जेट की खेप यूक्रेन को सप्लाई करेंगे। यानी ज़ेलेंस्की जिस जंगबाज की मांग महीनों से कर रहे थे, जल्द ही वो यूक्रेनी वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। मगर इसी बीच पुतिन की वार्निंग ने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक खलबली मचा दी है। आखिर कैसे वॉर जोन में F-16 की दस्तक न्यूक्लियर विनाश की सबसे बड़ी वजह बनेगी, देखिए इस रिपोर्ट में। Transfer of F-16 jets is underway. बीते 2.5 साल से रूस यूक्रेन जंग पूरे चरम पर है। हर नए दिन प्रचंड तबाही, बारूदी कोहराम और भीषण नरसंहार की तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं।
मगर अब रूस यूक्रेन जंग एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की का एक भी दांव साक्षात विनाश ला सकता है। यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप में भी तबाही मचा सकता है। वॉशिंगटन में नेटो की समिट हुई और दुनिया के शक्तिशाली सैन्य संगठन की इस बैठक में बड़ा ऐलान हुआ। वो ये कि जिस आसमानी जंगबाज की मांग ज़ेलेंस्की बीते कई महीनों से कर रहे थे, एयर जोन का वही लड़ाका अब यूक्रेन को मिलने वाला है। यूक्रेनी वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। And I'm also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands, and those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer to make sure that Ukraine can continue to effectively defend itself against the Russian aggression. तो क्या जल्दी ही F-16 लड़ाकू विमान की खेप कीव पहुंचने वाली है? क्या इस जंगबाज के आने के साथ ही ज़ेलेंस्की ब्रिगेड रूस के खिलाफ सबसे विस्फोटक काउंटर अटैक का आगाज कर सकती है? नेटो की बैठक में यूक्रेन को लेकर बड़ा फैसला हुआ और खुद बाइडेन ने इस फैसले पर मोहर लगा दी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नेटो के कई सारे मुल्क अपने F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को डिलीवर करेंगे। जहां डेनमार्क 19 F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को डिलीवर करेगा, वहीं नीदरलैंड्स 24 F-16 फाइटर जेट यूक्रेनी वायुसेना को देगा। इसके अलावा नॉर्वे 6 F-16 फाइटर जेट यूक्रेनी सेना को सप्लाई करेगा। सबसे पहले डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को F-16 देने का ऐलान किया था, मगर नेटो की बैठक के बाद नॉर्वे भी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने को तैयार हो गया। बस फिर क्या, F-16 फाइटर जेट की यूक्रेन को डिलीवरी से जुड़ी खबरों के बाद क्रेमलिन में भी खलबली मच गई है। प्रेसिडेंट पुतिन भी भड़के हुए हैं और नेटो के इस फैसले पर रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी जारी किया गया है। मौजूदा वक्त में अमेरिका युद्ध माफिया ग्रुप की अगुवाई कर रहा है और इस गैंग के टारगेट पर रूस है। इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दिए जा रहे हैं ताकि यूक्रेन इस फाइटर जेट के जरिए रूसी धरती को दहला सके। आपको बता दें कि पुतिन पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि अगर F-16 लड़ाकू विमान की डिलीवरी यूक्रेन को हुई, अगर F-16 से रूसी धरती पर हमले हुए, तो इसके जवाब में रूसी डिफेंस यूक्रेन का वजूद मिटाएगा ही, बल्कि इसके साथ साथ यूक्रेन की मदद करने वाले, यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमानों को अपना एयर स्पेस देने वाले हर मुल्क पर रूस हमला करेगा। यूक्रेन बॉर्डर से सटे नेटो की हर एयर स्ट्रिप को तबाह करेगा। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के एयरबेस को निशाना बना रही है। ऐसे में यूक्रेन ने अपील की है कि उसे मिलने वाले F-16 विमान नेटो की एयर स्ट्रिप पर तैनात हो। आखिर वो एयरबेस कौन-कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले बात पोलैंड की, जहां नेटो की 2 एयर स्ट्रिप है। पहली जेशॉफ एयरबेस जो कि यूक्रेन बॉर्डर से करीब 80 किलोमीटर दूर है, तो वहीं पोलैंड में मौजूद नेटो का दूसरा एयरबेस लुब्लिन है, जिससे यूक्रेन बॉर्डर की दूरी करीब 110 किलोमीटर है। मुमकिन है इन दोनों बेस पर F-16 विमान तैनात हों। इसी तरह रोमानिया में नेटो का मिहाइल कोग्लोचिनो एयरबेस है, जिसकी यूक्रेन बॉर्डर से दूरी करीब 106 किलोमीटर है। रोमानिया का ये एयर स्ट्रिप ब्लैक सी के भी काफी नजदीक है। पोलैंड और रोमानिया की तरह लिथुआनिया में भी नेटो का जीनिया एयरबेस है, जहां पर पश्चिमी देशों से मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमानों को खड़ा किया जा सकता है। ये इलाका बेलारूस बॉर्डर के पास मौजूद है। ठीक इसी तरह बाल्टिक देश एस्टोनिया में भी नेटो का अमारी एयरबेस है। हालांकि अमारी एयरबेस यूक्रेन बॉर्डर से काफी दूर है,
लेकिन बाल्टिक सी से नजदीक होने के चलते ये भी काफी अहम ठिकाना है। ऐसे में यहां भी F-16 विमान मोर्चा संभाल सकते हैं। बीते 15 दिनों में यूक्रेन की 30 से ज्यादा एयर स्ट्रिप और एयरबेस को रूसी वायुसेना ने मिसाइल हमले में तबाह कर दिया है। रूस की घातक मिसाइलों के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन के एयरबेस ही नहीं बल्कि वहां तैनात लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। बस इसी बात से यूक्रेन सहमा हुआ है। यूक्रेन को डर है कि अगर F-16 को उसने यूक्रेन के किसी बेस पर तैनात किया तो रूस को भनक मिलने के साथ ही वो उसके एयर स्ट्रिप को भी तबाह कर देगा, वेस्ट से मिले F-16 विमानों की बलि ले लेगा। ऐसे में यूक्रेन अपने बॉर्डर से सटे नेटो की एयर स्ट्रिप पर F-16 विमान को खड़े करने की मांग कर रहा है, लेकिन रूस ने भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन हो या फिर नेटो के देश, जहां F-16 की तैनाती होगी उस एयर स्ट्रिप को रूसी मिसाइलें तबाह कर देंगी, F-16 विमानों को जलाकर राख कर देंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन F-16 फाइटर जेट से इतने सहमे हुए क्यों हैं? क्यों पुतिन नहीं चाहते कि F-16 लड़ाकू विमान की खेप यूक्रेन पहुंचे? तो इसकी वजह है अमेरिकी आसमानी जंगबाज का दमखम। अमेरिकी जंगबाज F-16 चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इस फाइटर जेट का कुल वजन करीब 9,207 किलोग्राम है। F-16 लड़ाकू विमान की मारक क्षमता करीब 4,220 किलोमीटर है। ये मैक 2 यानी करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। F-16 फाइटर जेट एडवांस्ड एरोडायनेमिक्स और एवियोनिक्स सिस्टम से लैस है। इसमें रडार गाइडेड AIM-7 स्पैरो मिसाइल लगी होती है। वहीं AIM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी लगी होती है, जो हवा में मौजूद हर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। F-16 फाइटर जेट में 20 mm की M61A1 कैनन भी लगी होती है, जो ताबड़तोड़ अंदाज में गोलियां बरसाती है। एडवांस तकनीक और घातक ब्रह्मास्त्रों से लैस ये सुपर फाइटर किसी भी जंग का रुख बदल सकता है। अपने विस्फोटक प्रहार से दुश्मन सेना में सनसनी मचा सकता है, दुश्मन के सैन्य ठिकानों और इलाकों को तबाह कर सकता है। ऐसे में ये लड़ाका यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो, उससे पहले ही पुतिन ने महाजंग का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत। नेटो ने वॉशिंगटन में हुई मीटिंग में रूस के खिलाफ एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसके जरिए हर उन मोर्चों पर रूस की घेराबंदी की जाएगी जहां रूस का दबदबा है। इसके लिए यूरोप से लेकर अफ्रीका तक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। नेटो खुद का विस्तार करके रूस के गठबंधन को चुनौती देना चाहता है। ऐसे में रूस और नेटो में सीधे टकराव का अंदेशा बढ़ गया है, लेकिन इस सब के बीच चीन और नॉर्थ कोरिया की एंट्री से नेटो की नींद उड़ गई है। बेलारूस में चीन के सैनिक पहुंच गए हैं, जबकि रूस में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की पहली टुकड़ी पहुंच चुकी है। हालात तेजी से बदल रहे हैं, इसीलिए नेटो मीटिंग का सबसे अहम मुद्दा सिर्फ रूसी गठबंधन को रोकना था, जिसके लिए 32 देशों ने एकजुट होकर पुतिन से मुकाबले की शपथ ली। नेटो मीटिंग में 3 देशों को लेकर रणनीति बनाई गई, जिसमें रूस, यूक्रेन के अलावा तीसरा नाम चीन का था। यानी नेटो समझ चुका है कि पुतिन जिस गठबंधन को तैयार कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में नेटो के लिए नासूर बन सकता है।
इसलिए नेटो ने पुतिन के गठबंधन को शुरुआत में ही तोड़ने का प्लान बनाया है। इसके लिए तमाम नेटो देशों को अलर्ट कर दिया गया है। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है और रूस से मुकाबले के लिए तैयार रहने का फरमान जारी हो गया है। This new pledge sends an unmistakable message to the world that every NATO member is committed to doing their part to keep the alliance strong. We can and will defend every inch of NATO territory, and we'll do it together. And that we're investing in our future strength to ensure NATO will always be ready for whatever threats we will face should be a clear message we're sending to the world. इस तस्वीर ने नेटो की नींद उड़ा दी है। ये बेलारूस में चीनी सैनिकों के युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। नेटो ने दावा किया है जिसमें चीनी सैनिक युद्धाभ्यास के बहाने बेलारूस में स्थायी ठिकाने बना रहे हैं और ये काम पोलैंड बॉर्डर से महज 4 किलोमीटर दूर हो रहा है। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि बेलारूस के ब्रेस्ट शहर से आगे सर्विलेंस कैमरा, बंकर और परमानेंट मिलिट्री पोस्ट बनाई जा रही है। पोलैंड को इसकी भनक है, इसलिए उसने डिफेंस सिस्टम बेलारूस बॉर्डर पर लगा दिए। साथ ही अमेरिका भी $2 करोड़ की सैन्य मदद भेज रहा है। वॉशिंगटन में 32 देशों ने रूस को रोकने के लिए पेंटागन के ब्लूप्रिंट पर चलने की शपथ ली और चीन रूस के बढ़ते आधिपत्य को खत्म करने के लिए एकजुट होकर आगे चलने का भरोसा दिलाया, क्योंकि रूस लगातार कई नेटो देशों को उकसाकर वोट डालने में लगा है ताकि कोल्ड वॉर का बदला लिया जा सके। रूस की तरफ से कहा गया है कि किसी भी सूरत में नेटो और अमेरिका का वर्चस्व खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक जाल बिछा दिया गया है। नेटो जिस प्लान पर काम कर रहा है उसमें बाल्टिक सी, ब्लैक सी, भूमध्य सागर तक अमेरिका का वर्चस्व रहे। बाल्टिक सी में काफी हद तक नेटो कामयाब हो गया है। बाल्टिक देशों से नॉर्डिक तक रूस की घेराबंदी कर सके, जबकि ब्लैक सी से लगे पूर्वी बाल्कन स्टेट्स को नेटो में शामिल करके विस्तार किया जा सके, जिससे भूमध्य सागर में भी अमेरिका का दबदबा बना रहे। हालांकि अरब में रूस ईरान के साथ मिलकर बड़ी तैयारी कर रहा है। पूर्वी बाल्कन स्टेट के कौन से देश नेटो शामिल कर सकता है, उनके नाम सुन लीजिए। बोस्निया, हर्जेगोविना, कोसोवो और सर्बिया। अमेरिका उसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है जैसा उसने ईस्टर्न यूरोप में बाल्टिक सी में रूस की घेराबंदी की, जिसके लिए स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनाया। अब अमेरिका ईस्टर्न बाल्कन में बचे हुए देशों को भी नेटो में शामिल करना चाहता है ताकि ब्लैक सी में रूस के दबदबे को खत्म किया जा सके। नेटो की प्लानिंग पर रूस भी पलटवार करने की तैयारी में है। रूस पहले से ही मिडिल ईस्ट में एक्टिव है। दूसरी तरफ उसने भूमध्य सागर में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती करके सीधे फ्रांस और ब्रिटेन को चैलेंज किया है। इसके अलावा ईस्ट बाल्कन देश ब्लैक सी में खड़े युद्धपोत के निशाने पर है। जबकि बाल्टिक सागर में रूस गॉटलैंड पर कभी भी हमला कर सकता है। वहीं कुछ दिन पहले एस्टोनिया की समुद्री सीमा में घुसपैठ करके उसने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। यानी रूस हर उस मोर्चे पर नेटो पर भारी पड़ रहा है जहां उसे चैलेंज किया जा रहा है। खासतौर से बाल्टिक में उसने कैलिनिनग्राड बेस को वॉर रेडी करके बता दिया है कि वो किस हद तक जा सकता है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो को धमकी देते हुए कहा है कि नेटो की वॉशिंगटन समिट में यूक्रेन के लिए जो रास्ता तय हुआ है, उसके बाद रूस के पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो यूक्रेन का खात्मा हो या फिर नेटो का। वैसे इससे बेहतर है कि दोनों का काम तमाम हो। यानी रूस मानकर चल रहा है कि अब वक्त नजदीक आ चुका है जब नेटो से उसकी भिड़ंत हो सकती है।
इसलिए नेटो भी उन देशों में हथियारों की खेप भेज रहा है जो रूस के निशाने पर है। अमेरिका ने जर्मनी में लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात करने का ऐलान किया है, जबकि एस्टोनिया में पहले ही F-16 का एयर बेस बना दिया गया है। पोलैंड में अब्राम्स, पैट्रियट और F-35 लगा दिए गए हैं। साथ ही यूक्रेन को अगले साल नेटो 40 बिलियन यूरो की मदद करने जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि नेटो कभी भी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों को मान्यता नहीं देगा, जैसे अभी तक क्रीमिया को रूस का हिस्सा नहीं माना है। लेकिन इस सबसे ज्यादा नेटो की घबराहट की वजह रूस चीन गठबंधन है, क्योंकि अभी तक चीन खुलकर रूस के साथ नहीं आया था, लेकिन बेलारूस में वॉर ड्रिल करके चीन ने बता दिया है कि रूस चीन युद्ध के मोर्चे पर साथ लड़ने को तैयार है। यानी चीन रूस की मदद यूरोप में करेगा और रूस चीन की मदद साउथ चाइना सी में करेगा, अमेरिकी दबदबे को खत्म करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।